हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के दौरान सारी व्यवस्था, आर्थिक हालात खासतौर पर बंद हो गए थे पूरी तरह से, और उसके बाद उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इस अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, सेहत कैसी है, इस पर पूरी तरह से बातचीत करने के लिए, रोशनी डालने के लिए हमारे साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। हमारा जो मुख्य सवाल है वो यही है कि अभी जो हालात हैं अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। तमाम तरह के अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरह से प्रेडिक्ट कर रही हैं, लेकिन आप इसको बहुत बारीकी से और पैनी नजर से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है? विकास जी, हम यहाँ पर करीब करीब 60 आंकड़े, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो बोलते हैं, उनको हम हर सप्ताह हम ट्रैक करते हैं। और इसमें हमने ये देखा है कि ये जो विकास की दर जो फर्स्ट क्वार्टर में आई है, ये एक वैश्विक महामारी के कारण है। यदि आप बाकी देशों की तुलना करें तो हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ था अप्रैल और मई के महीने में, वो लॉकडाउन बहुत ही सख्त था। और ये सख्त इसलिए होना पड़ा क्योंकि भारत एक बहुत विशाल आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ पे लोग बहुत, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके चलते जो लॉकडाउन है वो एक कठिन सा करना पड़ा, और जिसके कारण एक्चुअली जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हुआ है। इसके मुकाबले यदि आप देखें, जैसे दो देश हैं जहां पे उनकी विकास दर उतनी घटी नहीं है, ब्राजील और अमेरिका, लेकिन उनकी जो डेथ्स हैं, मृत्यु की गणना हमसे 2 गुना ज्यादा है। और ये ऐसी एक देश है जिनकी आबादी हमारी 1/4 और 1/6 है। इसके बावजूद उनके इतने सारे मृत गणना, तो उन्होंने एक्चुअली जो है मूल्य बहुत बड़ा चुकाया है लोगों की मृत्यु के। और भारत की जो रणनीति रही है, ये है एक्चुअली एक मनुष्य के जीवन को बचाने मतलब केंद्रित करते हुए उसमें कि क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो वापस आ रही है और आएगी, लेकिन जो मृत्यु है, मृत्यु को तो मृत व्यक्ति को वापस लाया नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत अहम पहलू है जिसके कारण ये आंकड़े आए हैं। लेकिन जब हम अभी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिकेटर्स, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, उसको लेके देखते हैं तो कई इंडिकेटर्स, जैसे आपकी ई-वे बिल है, ई-वे बिल करीब 98% पिछले साल इसी महीने, अगस्त के महीने के मुकाबले में 98% आए हैं। इसी तरह यदि आप फ्रेट देखें, रेलवे फ्रेट, जो कि बहुत एक मुख्य आंकड़ा होता है, वो 6% वृद्धि दर दिखा रहा है अगस्त के महीने में पिछले साल के मुकाबले में। इसी तरह पावर कंजम्पशन ले, सीमेंट, स्टील प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अभी वृद्धि दिख रही है। इसी तरह जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो कहते हैं, जो कि आगे का संकेत अच्छा देता है, वो करीब 52 है। इसका मतलब है कि 52% लोग मानते हैं कि आगे चल के वृद्धि आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जरूर मैं अच्छा एक रिकवरी देख रहा हूं। ये जरूर है कि सर्विस सेक्टर, जैसे कि आपकी ट्रैवल है, टूरिज्म है, जहां की सोशल डिस्टेंसिंग की अभी भी जरूरी, जब तक वैक्सीन नहीं आता वो रहेगा, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो चिंता बनी रहेगी। और उसमें उससे उसको हम नकार नहीं सकते अभी। जी, तो सर्विस सेक्टर का उभार कब तक आएगा, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। हाँ, ये आप एकदम सही कह रहे हैं। करीब 60% जो है भारत की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है सर्विस सेक्टर से आती है। लेकिन इसमें हमें ये एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है कि इसके आगे की जब जितने भी क्राइसिस हुए थे, वो सारे आपके आर्थिक कारणों के कारण हुए थे, जबकि ये जो महामारी है, ये आर्थिक कारणों के कारण नहीं, आर्थिक असर पड़ा है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो पैंडेमिक, जो वैश्विक महामारी है। तो वायरस का आना, इसीलिए इस पे काफी उस पे जोर दिया जा रहा है, सरकार जोर दे रही है। जो रशियन वैक्सीन है उसका टेस्ट किया जा रहा है, फेज 3 ट्रायल्स। इसी तरह जो
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन जब आएगा और लोगों को इनोकुलेट किया जाएगा तब हम अपना नॉर्मल जो जनजीवन है वो जब शुरू कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी जो नॉर्मल सी है वो वापस आ जाएगी। जी सुब्रमण्यम जी, ये सवाल इसलिए भी अहम था क्योंकि सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है, और अभी जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। जो मध्यम वर्ग है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिनकी नौकरी बच भी गई तो उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें कटौती की गई है। तो ये एक बड़ा सवाल ये है कि मिडिल क्लास जो है इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसके लिए क्या कुछ करने जा रही है सरकार? सरकार इस विषय पे ज़रूर ध्यान दे रही है। जैसे मैंने कहा कि ये जो असर आया है ये काफ़ी तरह आपकी जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो कहते हैं, जो कि एसेंशियल नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, उस कंजम्पशन में हम जैसे लोग साधारण लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं तो उससे कंजम्पशन पे असर पड़ा है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, तो इस पे सरकार जरूर इसमें ध्यान दे रही है और इस पे काम कर रही है कि किस तरह इस संकट को कम किया जा सकता है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, सारे विश्व में ये जो है एक क्योंकि इतनी बड़ी शॉक है। और ये एक आंकड़ा आपको मैं दूंगा, जो विश्व में जितने देश हैं उन देशों में यदि जीडीपी पर कैपिटा जो घटेगी इस साल, ये देखा जाए तो 150 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने देशों में घटेगा। तो ये एक वैश्विक एक सिचुएशन है जिसमें सरकार संकट को कम करने के लिए जरूर काम कर रही है और कदम लेके आएगी। जी, एक बड़ा अहम सवाल है प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ। अब प्रवासी मजदूरों ने वापस अपने उन शहरों और ठिकानों की ओर लौटना शुरू कर दिया है जहां उनको रोजगार मिला करता था। लौट तो आ रहे हैं वो लोग, लेकिन वहां अभी भी रोजगार नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है ये बड़ी खतरनाक है क्योंकि वो आ जा रहे हैं, वहां पर रोजगार है नहीं। ऐसी सूरत में उनके पास अब दूसरा रास्ता नहीं बचा, वो वापस भी अपने गांव नहीं जाना चाहते। गांव में आपने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया है, काम बढ़ा दिया है, उसका गांव की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, लेकिन शहर की इकोनॉमी में जो प्रवासी मजदूर को काम मिलना चाहिए वो कब तक आपका असेसमेंट है, कब तक का प्रेडिक्शन है कि वो शुरू हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा? तो इसमें भी जैसे मैं पहले कह रहा था, इसमें भी सरकार ध्यान दे रही है और इसमें काम चल रहा है। जहाँ तक जो आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़ों में नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन में जो स्थिति थी उसके मुकाबले अभी नौकरियों की स्थिति जो गणना क्वांटिटी के उसमें एक्चुअली बेहतर एक सिचुएशन आया है, लेकिन जो वेजेस हैं वो घटे हैं। तो इसीलिए जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है उस पे सरकार काम कर रही है और जल्द ही मैं आशा करता हूं कि कुछ आएगा। आपको लगता है कि हमने देखा पार्लियामेंट में जवाब दिया सरकार ने कि करीबन 39,000 करोड़ रुपया पीएफ से निकाला लोगों ने इस दौरान, इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। जाहिर तौर पर ये वो लोग रहे होंगे जिनके रोजगार के अवसर छिन गए थे या जिनके पास नौकरियां नहीं थी, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। लगातार ये कहा जाता रहा कि सरकार को अब इकोनॉमी में पैसा डालना चाहिए ताकि वो इकोनॉमी में फ्लो करे तो लोगों के पास पैसा पहुंचे, लेकिन लोगों को अपनी ही बचत का पैसा निकालकर खर्च करना पड़ रहा है। देखिए, ये मैं ज़रूर इससे रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पिताजी जो रेलवेज में काम करते थे उन्होंने भी कई बार प्रोविडेंट फंड की विड्रॉल करी है। तो अपना जो पूंजी है उसमें से निकाला है जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ी थी। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि एक और आंकड़ा, जैसे आप पीएमजेडीवाई जो बैलेंसेस हैं, जब लॉकडाउन की स्थिति में पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो बैलेंसेस हैं वो करीब 20,000 करोड़ तक बढ़ी थी और ये करीब 40 करोड़ अकाउंट है, इसका मतलब है करीब 500 रुपया उसमें वृद्धि हुई थी। और अभी भी लॉकडाउन हट गया तब भी करीब 11-12 हजार करोड़ उसमें एक्चुअली जो है वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि लोग जो है पूंजी थोड़ा बना के रख रहे हैं क्योंकि हो सकता है कल को
ज़रूरत पड़ जाए, हमारा कोई प्रियजन या हमें एक्चुअली जो अस्पताल की कोई एक्सपेंडिचर हो, इसलिए तो जमा कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा गहरा एक सोच की ज़रूरत है, क्योंकि सीधा सीधा कैश देंगे तो शायद वो जाके बैंक अकाउंट में बैठ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कंजम्पशन को वृद्धि देने के लिए जो इंसेंटिव्स हैं उस पे वो शायद ज़्यादा कामगर होगा, न कि कैश सीधा दिया जाए। तो इस पे इन मुद्दों को सरकार अच्छी तरह समझकर एक्चुअली इस पे काम कर रही है। इस दौरान हमने देखा सुब्रमण्यम जी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेके कई चीजें सामने आई। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था कि वो इस पैंडेमिक को झेल पाए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग की और कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन इस दौरान क्या ये असेसमेंट भी सामने आया कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना और नीति की जरूरत है हेल्थ सेक्टर में खास तौर पर? हाँ, ये आपने अच्छा एक जिक्र किया कि जो लॉकडाउन है उससे ये ज़रूर लाभ हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रैंप अप हो पाया। जैसे हमारे पीपीई किट्स थे, पीपीई किट्स मार्च के महीने में बहुत कम थे, लेकिन 2 ही महीनों में 5 पीपीई किट्स बन गए, काफ़ी सारे कोविड बेड्स बन गए। क्योंकि यदि ये मान लीजिए लॉकडाउन न होता तो अप्रैल के महीने में जैसे हमारी मोर्टालिटी की रेट थी करीब 4% से ऊपर थी, और अभी करीब 1.34% है। तो यदि उस प्रतिशत में यदि होती तो फिर जो मृत्यु की दर होती वो काफ़ी ज़्यादा होती। तो ये एक पहला एक मुद्दा है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया है कि हाँ, ज़रूर भारत में हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें और समृद्ध बनाना और ज़रूरी है ये। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि बाकी जो देश हैं, जो समृद्ध देश जो हैं आपके इटली, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, जिनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना बेहतर हैं, तो उनके भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्रेशर में आए जब कोरोना की जो महामारी आई इससे। तो इसका मतलब ये तो ज़रूरी है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना है, लेकिन ये एक ऐसी महामारी है जिसने किसी भी देश को समृद्ध से समृद्ध हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी काफ़ी कष्ट आया है। तो ये इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुब्रमण्यम साहब, आपने कॉरपोरेट टैक्स में बहुत बड़ी छूट दी इस दौरान जब लॉकडाउन का पीरियड था। कॉरपोरेट को बड़ा इसका लाभ हुआ। 1,76,000 करोड़ की तमाम योजनाएं थी उनको उसकी घोषणा की गई, लेकिन आम आदमी की जेब में कुछ नहीं आया। आम आदमी की जेब में खर्च करने के लिए पैसा नहीं डाला गया। इसकी आम आदमी को बड़ी पीड़ा है। पहला तो मैं एक करेक्शन कर दूं, ये पिछले साल हुआ था अक्टूबर के महीने में, ये लॉकडाउन के पीरियड में नहीं हुआ था। जी हाँ। तो इसको तो ये आप करेक्शन जरूर करें, बिल्कुल, क्योंकि ये लॉकडाउन से पहले की स्थिति गलत सा एक स्टेटमेंट मंदी हाँ, ये कई महीने पहले, हाँ, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में पिछले साल हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि ये जो है जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट वो फैक्ट्री बनाते हैं, जब उसमें जब निवेश करते हैं तो निवेश से रोजगार बनता है, रोजगार निवेश के बिना कहीं भी नहीं बनता। तो ये जो एक कदम लिया गया था ये निवेश को बढ़ाने के लिए, ताकि देश में जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े, उससे रोजगार आए, तो उसी लिए किया गया था। वो आम आदमी को ही नजरिया में रख के कि क्योंकि जो आम आदमी है उसको सबसे ज्यादा रोजगार की चिंता होती है, और रोजगार बढ़ाने के लिए बाकी देश जब आप देखते हैं तो बाकी एशिया में बाकी जितने भी देश थे उनमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हमसे काफी कम थी। तो भारत को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, ताकि उसमें रोजगार आए, इसीलिए किया गया था। तो ये अच्छे से हमें अर्थशास्त्र को लेके समझना जरूरी है। और ये जरूर हुआ है क्योंकि जो अभी महामारी आई है इससे जो अनिश्चितता है वो बढ़ी है। अनिश्चितता के समय में प्राइवेट सेक्टर इंतजार करती है कि अनिश्चितता कम हो जाए, उसके बाद निवेश करे। तो इसका जो लाभ है वो हमारी इकोनॉमी को, और उसके चलते जो साधारण जो मनुष्य है उसको जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा लैग से आएगा, क्योंकि ये अनिश्चितता का दौर जब खत्म होगा तब जाके निवेश आएगा, और निवेश से रोजगार जरूर बढ़ेगा। तो ये तुलना जो आप जिस तरह करते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक रोजगार नहीं बन सकता इस देश में। बिल्कुल, एक निवेश से जुड़ा ही सवाल पूछ लेते हैं आपसे। विनिवेश LIC में, भारत पेट्रोलियम में, एयर इंडिया में, इन 3 जगहों पर विनिवेश के लिए सरकार विचार कर रही है, लेकिन ये 6 महीने तो बीत गए, ये पैंडेमिक में बीत गए और अगले 2-3 महीने भी, 4 महीने मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हालात विनिवेश की दृष्टि से नहीं होने वाले हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं भविष्य में इस यहाँ पर विनिवेश हो पाएगा, या जैसे एयर इंडिया के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और सरकार हर बार फेल हो रही है, वही स्थिति बनी रहेगी? क्योंकि दुनिया में हालात अभी बहुत अच्छे नहीं है। इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो आप जैसे देखें तो दुनिया में अभी सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को काफ़ी ईज किया है, जिसके चलते दुनिया में अभी लिक्विडिटी जो कहते हैं या आम आदमी के लैंग्वेज में पैसा, वो जो है काफ़ी अभी है, और ये पैसा जो है अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहा है। तो इसीलिए आप FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों एक्चुअली भारत में जो है अभी रिकॉर्ड हाई पे हैं। तो इसीलिए माहौल जो है अगले 6 महीने में प्रयास करने का एक अच्छा माहौल है, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप जैसे आप एयर इंडिया में उसमें जो थोड़ी चेंजेस हैं वो कर रहे हैं ताकि एंटरप्राइज वैल्यू पे बिडिंग हो जाए, तो इसको विनिवेश करने के लिए। तीसरा जो सबसे अहम जो मुद्दा मैं रखना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक तरह जो भारत सरकार ने बताई है, जिसमें कि साफ साफ बताया गया है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकारी कंपनियों की प्रेजेंस नहीं रहेगी। और ये हमने आर्थिक सर्वेक्षण में साफ साफ दिखाया था कि जो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन से वेल्थ क्रिएशन काफ़ी होता है, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जो 1-2 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सेक्टर्स में जो है सरकार विनिवेश करेगी, तो इससे आगे चल के जो है इसका जो मोमेंटम है ये ज़रूर बढ़ेगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। केंद्र की स्थिति आपने बता दी कि जो 7 पैरामीटर्स हैं आपके, जिनके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा है, विकास दर में वृद्धि होगी। लेकिन राज्यों की एक शिकायत है, उनके पास खर्च का पैसा नहीं है, केंद्र सरकार भी उनको पैसा नहीं दे पा रही है। ये स्थिति जो है बड़ी बेढप सी स्थिति बनी हुई है, राज्य सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। ये दिक्कत कैसे दूर होगी? देखिए, मेरे हिसाब से, मैं अर्थशास्त्री के रूप में बोलता हूँ कि जब आप खर्च करना चाहें, सीधे दाहिने हाथ से खर्चा करें या बाएं हाथ से खर्चा करें, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो मुद्दा जो है वो कि हमें खर्च करना है कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए, और किस हाथ से खर्चा हो ये उतना अहम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, इस समय लोन देने की बहुत ज़रूरत है। लगातार तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिए जाएं ताकि इकोनॉमी में पैसा मिले, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ये इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या बैंकिंग स्थिति जो है वो अलाउ नहीं कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोन बांट पाएँ अभी? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें ये जो कोरोना अभी महामारी के चलते एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है लीप फ्रॉग करने के लिए, डिसरप्शन लाने के लिए। क्योंकि जब आप हमारी बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो जो विश्व के जो टॉप जो 100 बैंक हैं उसमें भारत का सिर्फ एक बैंक आता है, वो भी 55 रैंक पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत जो है विश्व का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी छोटी है हमारी अर्थव्यवस्था के मुकाबले। और इसमें जो मैं बैंकिंग सेक्टर्स में इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए एक माइंडसेट चेंज होना जरूरी समझता हूं। कि एक उदाहरण दूंगा, जो हमारी 90 की दशक की जो क्रिकेट टीम थी वो भारत में तो अच्छा खेलती थी, लेकिन जब बाहर जाती थी तो एक्चुअली उसका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था। इसके मुकाबले जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम देखें या सौरव गांगुली की टीम देखें तो उनमें एक माइंडसेट एक अलग सा था कि हमें विश्व भर में एक्चुअली नाम कमाना है। तो इसी तरह हमारी बैंकिंग सेक्टर को है जो है वो 90 की दशक की क्रिकेट टीम के जैसे ना सोचे
सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की टीम की तरह सोचना चाहिए, ताकि जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के मुकाबले आए, उसके बराबर आए और इतनी छोटी ना रहे, और तो उसमें कर्जा भी दें और एक्चुअली कर्जा ऐसा दें ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, आपसे एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। आपने आर्थिक मामलों पर रोशनी डाली और जो उम्मीद जताई है कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा, बेहतर भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं हालात। फिलहाल जो महामारी की वजह से हालात बने हैं उसमें दुनिया के मुकाबले भी भारत की अर्थव्यवस्था कुछ बेहतर है।